ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन, दिस इज योर आदि भैया, फिर आदि भैया तो मुझे जो भी बुलाते हो। एंड आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। और मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता हूँ गाइस, दीज आर रिवीजन लेक्चर्स फॉर योर जेई मेंस, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ डेप्थ जो मैं जेई एडवांस के लेक्चर्स में तुम्हें देता हूँ। बट अगेन, this will cover all your standard results, all the formulas that you need to remember to get a perfect score in JEE Mains, right? And obviously जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि यार सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लेक्चर देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। बूस्टर सीरीज में थ्योरी लेक्चर के साथ उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है। हो सकता है थ्योरी लेक्चर में तुम्हारा चैप्टर का 30-40% हो, बट बाकी के जो 60% ऑफ द चैप्टर है वो प्रॉब्लम्स करके ही सॉल्व होंगे। वो तभी तुम्हें समझ में आएगा भाई। मैक्सिमम थ्योरी की क्लैरिटी सिर्फ तुम्हें तब आती है जब तुम बैठ करके सवाल करते हो, ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि सारी की सारी चीजें 100% ऑफ द थिंग शुड बी क्लियर इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी लेक्चर जो कि 1 घंटे का होगा, ऑब्वियसली नॉट। सो मेक श्योर टू ऑल्सो वॉच द प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड अगेन बिफोर वॉचिंग दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव स्ट्रीम, मेक श्योर टू ऑल्सो सॉल्व दैट प्रॉब्लम सेट योर सेल्फ। वो जो 50 प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम सेट तुम्हें मिलती है थ्योरी लेक्चर के बाद, वो तुम्हें पहले खुद से ट्राई करना होगा, फिर जाकर के तुम जब लाइव स्ट्रीम देखोगे तो तुम्हें कोई फायदा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सेट आदि भैया में कहां पे मिलेगा? तो यू कैन जस्ट गो अहेड, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां पे तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सारे के सारे रिसोर्सेज तुम्हें वहां पे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद इट। सो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें पता तो होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बट फिर भी मैं तुम्हें क्विक आइडिया दे देता हूँ। जब भी हमारे पास चार्जेस होते हैं, जब वो सिर्फ रेस्ट पे होते हैं, तो उन केसेस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब यही चार्जेस तुम्हारी लेट्स से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं। और यही जब तुम्हारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, जब एक्सेलरेशन आती है चार्ज पार्टिकल के पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, एंड इट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है, इट ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। ऑलराइट, सो ये बेसिक बेसिक चीजें तो हमें आती ही होंगी। तो अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले यार, मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट्स बेसिकली क्या होते हैं? जो तुम्हारी चार्ज है वही तो मूव कर रही है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में मूव कर रहे हैं, अबे वो भी तो चार्ज ही है, राइट। और अगर वो मोशन में, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, राइट। सो विच कैन बी मैक्रोस्कोपिक करंट्स इन वायर्स, राइट, जो हम लोग वायर में देखते हैं, या तो माइक्रोस्कोपिक करंट्स जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स में देखते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। अब जो लॉरेंस फोर्स होता है वो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। बट ऑब्वियसली हम लोग मेंस पे उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ लॉरेंस फोर्स इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट, राइट। इवन तो तुम्हारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, बट तुम्हारे पास जो लॉरेंस फोर्स है दैट इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। तो उसके ही बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, राइट। सो द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic effect can be experienced is called the magnetic field। तो जैसे तुम यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे होगे, ड्यू टू अ करंट लूप, एक लूप के वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें, नथिंग सो डिफिकल्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग बात करने वाले हैं बायो सैवर्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। अब होपफुली मेरा प्रोनाउंसिएशन सही होगा। तो यहाँ पे जो इसकी सबसे जनरल फॉर्म है दैट इज दिस वन, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जब भी तुम देखते हो ना कि जब भी तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है, तो उसके वजह से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो डिराइव करते हैं, वो डेरिवेशन आती ही यहीं से है, ठीक है। दैट डेरिवेशन कम्स फ्रॉम हियर। ऑल्सो एक और चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डीएल वेक्टर डिफाइन करते हैं। दिस डीएल वेक्टर इज व्हाट? दिस इज बेसिकली एन एलिमेंट, राइट, एन एलिमेंट इन द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो तुम्हारा डीएल वेक्टर होगा वो यू कैन से समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसा, यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसा, यहाँ पे डीएल वेक्टर ऐसा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ये तो फिर भी मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, बट ऑब्वियसली दीज एलिमेंट्स आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर ये सारी चीजें जो है तुम्हें आती ही होंगी, राइट। इन्हीं चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन करंट एलिमेंट की वजह से जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है एट सम पॉइंट
ठीक है, और उस पॉइंट की जो है हम लोग पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट हम लोग देते हैं विथ आर वेक्टर। तो हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि यही जो हमारे पास डीबी वेक्टर है, मतलब कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इनटू म्यू आर। अच्छा, ये म्यू आर क्या है आदि भैया, जैसा हमने वहां पे देखा था रिलेटिव परमिटिविटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी हिसाब से हमारे पास मैग्नेटिज्म में एक रिलेटिव परमिबिलिटी आती है, राइट। सो अगर ऑब्वियसली तुम ये वैक्यूम में कर रहे हो तो तुम सिर्फ म्यू नॉट यूज करोगे, और अगर तुम ये लेट्स से यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट इन एनी अदर मीडियम, राइट, तो हमें उस मीडियम की जो है रिलेटिव परमिबिलिटी दी होनी चाहिए, राइट। तो फिर हम लोग उसको बस सब्सटीट्यूट कर दें, नथिंग टू डिफिकल्ट, राइट, डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई, ठीक है। और ये देखना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना, डी एल क्रॉस आर, ठीक है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, प्लीज डू रिमेंबर दिस। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें डायरेक्शन भी मिलता है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर व्हेन योर जेई इज लाइक 45 डेज अवे, तुम्हें ये तो पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, राइट। सो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट, विल यूज दी राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे व्हेन यू यूज दी राइट हैंड थंब रूल, लेट्स से जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो तुम्हारा डीएल क्रॉस आर जो है वो अंदर की तरफ आएगा, राइट, इनटू द प्लेन, राइट, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, राइट। सो ड्यू टू दिस एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो अंदर की तरफ आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी तुम निकाल सकते हो, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग इसी चीज को लेकर के जो है वी इंटीग्रेट थ्रू ऑल द एलिमेंट्स एंड वी फाइंड आवर रिजल्ट्स, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा लाइन हो, एक रॉड हो, करंट कैरिंग रॉड हो, राइट, या फिर वो मान लो तुम्हारा एक रिंग हो, राइट, वो कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे ही इंटीग्रेट करके निकालते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन की जहां तक बात आती है तो अगेन राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं भाई, मान लो करंट जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है। दीज बोथ पॉइंट्स आर ऑन द प्लेन इन विच द वायर इज केप्ट, ठीक है, दे आर ऑन द सेम प्लेन इन विच द वायर इज केप्ट। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है और राइट हैंड को कर्ल करना है, ठीक है, राइट हैंड को कर्ल करना है, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उससे तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, इसमें पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे ऑब्वियसली व्हेन यू कर्ल योर फिंगर्स तो वो फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन, राइट, ठीक है। सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द वायर इज केप्ट, राइट, एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। एट पॉइंट नंबर 2 तुम देखोगे थंब को ऊपर के डायरेक्शन में इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट, कर्ल योर फिंगर्स, राइट, तुम्हें मिलेगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यार कौन सी बड़ी बात है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें आती ही होंगी, राइट। सो डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज पे फोकस करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वापस हम लोग एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग आवर बायो-सावर्ट्स लॉ, और हमें जो है ये रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट थिन कंडक्टर, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देखोगे तो इफ दिस एंगल इज गिवन टू यू एज θ2, दिस इज गिवन टू यू एज θ1, तो अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि यार इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, यू नीड टू नो दी डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा होगा, एट पॉइंट पी राइट हैंड का थंब जो है पॉइंट करो इन दी डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड देन कर्ल योर फिंगर्स, तो तुम्हें ऑब्वियसली अंदर की तरफ यहाँ पे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो हमें ध्यान रखनी है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर distance, right, the perpendicular distance between the wire and that point, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है उसका when we talk about infinitely long straight wire, उस केस में क्या हो जाता है, तुम्हारे θ1 और θ2 दोनों टेंड करते हैं 90 डिग्री को, राइट, बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली रॉन्ग, राइट, सो इट टेंड्स टू 90, और तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारे साइन θ1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा एंड साइन θ2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और वहां पे 4 पाई डी था तो 2 और 4 कैंसिल होकर के इट विल बिकम म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। इसी चीज को तुम लोग एम्पियर सर्किटल रूल से भी निकाल सकते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो when we talk about a semi infinite wire, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में तुम कर सकते हो θ1 = 0 और θ2 टेंड्स टू पाई बाय 2।
सो दिस इज सेमी इनफाइनाइट का केस, राइट। जिस प्रकार से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हें यहाँ पे भी करना है। बस यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कॉम्पोनेंट्स लेते थे, राइट। एक ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग आवर राइट हैंड थंब रूल, और बस हमें वही करना है। तुम देखोगे यहाँ पे जितने भी तुम डीएल एलिमेंट्स लोगे ना, जितने भी तुम डीएल एलिमेंट्स लोगे, चाहे तुम डीएल एलिमेंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, या यहाँ लो, कहीं पे भी लो, ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्वियसली आर वेक्टर कुछ ऐसा आएगा फिर, ठीक है। एंड देन यू डू डीएल क्रॉस आर, हर जगह वो नीचे की तरफ ही पॉइंट करेगा। सो ऑल देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इज इनटू द प्लेन, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πd, क्योंकि थीटा 1 is 0, so sin theta 1 will be 0, and theta 2 is pi by 2, so sin theta 2 will be 1. So 1 into म्यू नॉट आई बाई 4πd इज म्यू नॉट आई बाई 4πd। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एंड एज यू कैन सी ग्राफ्स भी तुम आराम से प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे यार। अब लेट्स जस्ट टेक अ केस जहां पे तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, और मैंने क्या किया कि मैंने पॉइंट पी को ऐसा सेलेक्ट किया दैट इट लाइज ऑन द सेम एक्सिस, राइट। इट लाइज ऑन द सेम एक्सिस, या तो तुम बोल सकते हो कि सेम लेंथ के अलॉन्ग वो लाई करता है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन दिस पर्टिकुलर केस ऑब्वियसली यू कैन सी कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यार सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, ठीक है। दैट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू जीरो। वाई विल दैट बी इक्वल टू जीरो, वाई विल दैट बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी जीरो बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा कोई भी तुम डीएल वेक्टर लोगे तो दैट इज पैरेलल टू आर वेक्टर। सो दैट मीन्स कि यार तुम जब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे ना डीएल क्रॉस आर करके, राइट, डीएल क्रॉस आर करके जैसे ही तुम हर एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो हर एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये उतना कुछ क्रेजी नहीं है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई होप ये तुम समझ पा रहे होगे, राइट। अच्छा, उसी प्रकार से हमें जो है कभी कभी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सो इन द फिगर शोन अ लार्ज मेटल शीट ऑफ विड्थ w कैरीज अ करंट I, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स विड्थ। विड्थ होना चाहिए, ये विड्थ पता नहीं कौन लिख दिया, बट ये विड्थ होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच लाइज इन द प्लेन ऑफ द शीट, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं इस शीट को ये नहीं बोल सकता कि ये शीट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऐसे लाइन क्या बोलते हैं, रॉड, मल्टीपल थिक रॉड्स, राइट, हाँ है ना, मल्टीपल स्ट्रेट इनफाइनाइट थिक रॉड्स, ऐसा बोला जा सकता है, राइट, ऐसा बोला जा सकता है, हाँ या ना, बोला जा सकता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं एग्जैक्ट सही फ्रेज यूज कर रहा हूँ कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। यू कैन जस्ट कंसिडर इट टू बी एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, राइट, मल्टीपल ऐसे वायर्स होंगे। अब ऑब्वियसली सबके वजह से कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर तुम लॉजिकली सोचोगे, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो जो तुम्हारे पास थिक वायर एलिमेंट यहां पे बन रहा है वर्सेस जो तुम्हारे पास थिक वायर एलिमेंट यहां पे बन रहा है, ऑब्वियसली उन दोनों की जो दूरी है पॉइंट P से वो अलग है। जैसे कि ये इसका दूरी कितना है, इसका दूरी है a, इसका दूरी कितना है, इसका दूरी है a प्लस w, राइट। So obviously the distances are different, and if the distances are different, I can say कि उनका जो contribution to magnetic field है that will also be different. So that means in this particular case we'll have to integrate over all of these elements. तो इसको कैसे करेंगे यार आदि भैया? Very very simple question actually. ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ से एक x डिस्टेंस दूर, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट कट करेंगे जिसकी थिकनेस क्या होगी, dx। ऑलराइट, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर I करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, अगर I करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है इन विड्थ W, देन आई कैन से कि dx विड्थ में कितना करंट फ्लो करेगा। तुम बोलोगे आदि भैया इट विल बी I बाय W इंटू dx, है ना। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है ना, विच इज अल्टीमेटली जस्ट अ इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट।
तो उसका मुझे करंट मिल जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता है इससे इससे इस पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली चाहे तुम कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लो, सब नीचे ही कंट्रीब्यूट करेंगे अपना मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तुम बोलोगे इट विल बी आदि भैया म्यू नॉट। अब देखना, आई मुझे इस एलिमेंट का लिखना है, राइट, सो इट विल बी आई बाय डब्ल्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। हाँ है ना, अभी जस्ट हमने ये रिजल्ट को देखा है। अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना होगा, कहां से कहां तक। पहला एलिमेंट तुम कहां पे लोगे, पहला एलिमेंट तुम लोगे ए पे, क्योंकि हम लोग x मेजर कर रहे हैं यहां से। तो फर्स्ट एलिमेंट विल कम एट अ डिस्टेंस a एंड द लास्ट एलिमेंट विल कम एट अ डिस्टेंस a प्लस w, एंड एज सून एज यू इंटीग्रेट दैट यू विल गेट योर आंसर जस्ट लाइक ओवर हियर। ठीक है, सो आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस लॉजिकली तुम्हें चलना है। ठीक है, लॉजिकली चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, उड़ोगे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अनदर स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, ऑब्वियसली इन सब की डेरिवेशन भी होती है। अब डेरिवेशन तो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बैठ करके डेरिवेशन करूंगा तब तो यार ये 4-5 घंटे की लेक्चर बन जाएगी, बट डेरिवेशन मेक श्योर कि तुम लोग जो है खुद से प्रैक्टिस करते रहो, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, ठीक है, जिसके n टर्न्स हैं, तो वो कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर। ये आर जो है ये रेडियस ऑफ द कॉइल है, ठीक है, ये आर जो है वो रेडियस ऑफ द कॉइल है, और ये एक्स जो है वो दूरी है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो ये रिजल्ट हमें एकदम ध्यान से याद रखना है। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछ रहा हूँ सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बहुत स्टूडेंट्स जो है इसको कंपेयर करने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो डोंट डू दैट कंपैरिजन, क्योंकि सेंटर पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सेंटर पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम x को सीधा जीरो डाल दो। x को जैसे ही तुम जीरो डालते हो तो नाउ यू आर लुकिंग एट द पॉइंट विच इज जीरो डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, विच इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द कॉइल, है ना। तो ये चीज आई थिंक सबको अब समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं फॉर अ पॉइंट विच इज वेरी वेरी फार, है ना, जो कि बहुत बहुत दूर है, तो उन केसेस में क्या हो जाता है गाइस, उन केसेस में जो हमारे पास ये जो नीचे वाला टर्म है, जब हमारे पास व्हेन इट्स गिवन कि x इज वेरी वेरी बिग, राइट, सो दैट मींस x इज मच मच लार्जर देन r, दैट मींस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो है वो इफेक्टिवली जो है, इफेक्टिवली वो x स्क्वायर के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिवली वो x स्क्वायर के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि अगर x इज मच मच ग्रेटर देन r देन x स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन r स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। ओके, वेरी गुड। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इस पूरी चीज को रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर के साथ, सो यूल गेट समथिंग लाइक दिस, और फिर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं, राइट। अब देखो, जिन लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट अभी तक नहीं आता है, तो बस उसको इतना समझो कि बेसिकली तुम्हारा जो करंट है ना, जो करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में, ठीक है, इनटू इस लूप का जो टोटल एरिया है, अगर सिर्फ एक ही टर्न है तो बस a होगा, अगर मल्टीपल टर्न्स है तो a इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, फाइन, ये समझ में आ गया। अब देखो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन लिखने के लिए जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो, एंड द थंब जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में जो है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। ठीक है, फाइन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं वो तो मैंने सिखा दिया तुम्हें, राइट, NIA। और अगर डायरेक्शन निकालना है तो जस्ट कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, सो इट्स प्रीटी सिंपल, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। आगे चला जाए। अच्छा, अब जब तुमसे सवाल पूछा जाता है, राइट, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। तो जब हमसे पूछा जाता है कि एक आर्क की वजह से, राइट, एक आर्क के वजह से जो है हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है सेंटर पे, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर ये पूरा का पूरा एक रिंग होता, या जैसा तुम बोलते हो कॉइल होता, राइट, सर्कुलर कॉइल होता, तो हम क्या बोलते, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता, तो तुम बोलोगे आदि भाई वो तो बहुत सिंपल है, इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैन आई नॉट से कि यहाँ पे जो मैं थीटा
ले रहा हूं, या ये जो मैं थीटा ले रहा हूं, या ये जो मैं थीटा ले रहा हूं, यार वो सारे के सारे जो थीटा तुम्हारे पास आ रहे हैं, राइट, जो भी आर्क्स आ रहे हैं, वो सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? बिकॉज तुम ये सोचो ना, फॉर अ पॉइंट ओवर हियर हाउ विल इट डिस्टिंग्विश कि ये थीटा इज एनी डिफरेंट, या फिर ये एलिमेंट जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इज एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस एलिमेंट, और इट इज एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस एलिमेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, एट दैट पॉइंट यू कैन डिस्टिंग्विश। ठीक है, फाइन, समझ आ रहे हैं? तो हम बोलेंगे कि सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये थीटा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, राइट, ये थीटा कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो हमें ये पता है गाइस कि अगर टोटल टोटल 2 पाई होता, अगर टोटल एंगल जो है यहाँ पे 2 पाई होता, तो हमें ये रिजल्ट मिलता। बट सिंस हमारे पास सिर्फ थीटा का आर्क है, राइट, आर्क दैट सबटेंस थीटा एंगल एट द सेंटर, तो हम इसी चीज को थीटा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड, है ना? मिल गया कि नहीं हमें ये सोल्यूशन? बताओ गाइस, मिला कि नहीं हमें ये सोल्यूशन? मिल गया ना? मिल गया, राइट? इट्स सो सिंपल भाई, क्या ही है इसमें? कुछ है क्या? इज दिस एनीथिंग डिफिकल्ट? नो, इट्स नथिंग डिफिकल्ट भाई, क्या है, आसान। चलो आगे चले जाए, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब इसको तुम बहुत प्रकार से निकाल सकते हो, या तो तुम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर लो, ठीक है, या तो तुम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एलिमेंट लेना है, फिर फर्दर तुम्हें इंटीग्रेट करते जाना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऑलराइट। सो यहाँ पे चलो हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। सो फॉर्मूला क्या आता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है? जिस भी पॉइंट से तुम देख रहे हो, उस पॉइंट से जो है, जो तुम्हारा लेफ्ट एंड है, राइट, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वो जितना एंगल है उसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, और राइट एंड जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग बीटा बोलेंगे। सिंपल सी बात है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, हाँ है ना? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो n है ना, दिस इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, प्लीज रिमेंबर दैट। ये जो n मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज द टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है कि भाई, अगर मान लो कि ऐसा तुम्हारे पास कुछ सोलेनॉइड है, और ये मान लो 2 मीटर लंबा है, और इसमें मान लो 100 टर्न्स है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, तो तुम बोलोगे आधे में या 50, है ना? ठीक है, 1 मीटर में 50 टर्न। गॉट इट? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे अपना प्रोसीड करेंगे। ओके, तो अगर हमसे बोला जा रहा है कि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, अच्छा मैं तुमसे एक और चीज बोलता हूँ कि सोलेनॉइड के आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड वैनिश कर जाती है। ये क्यों होता है, ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग सोचो। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, मतलब तुम 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो क्यों ऐसा होता है, बट क्या वो तुम्हें सच में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एंड इफ इट्स एक्चुअली क्लिकिंग, तो तुम लोग अभी चैट में भी आंसर लिख सकते हो, राइट? ओके, सो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम लोग जब बात करते हैं, तो ये अल्फा और बीटा दोनों ही अगेन पाई बाय 2 को टेंड करने लगता है, राइट? सो हमें क्या मिलेगा फाइनली? हमें मिलेगा कि if both of them starts to tend to pi by 2, then this will turn out to be 1 and this will also turn out to be 1, right? क्योंकि sin alpha plus sin beta will be what? Basically sin pi by 2 plus sin pi by 2, which is 2, right? तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? म्यू नॉट एन आई। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो n यहाँ पे लिखा है, दैट इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है? और अगर तुमसे पूछा जा रहा है एट द एंड ऑफ अ सोलेनॉइड, तो ये भी तुमसे जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है। सीधा तुमसे पूछ लेगा कि भाई एंड पे कितना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां बैठ के डिराइव तो नहीं करोगे, ऑब्वियस बात है। तो तुम्हें ये सब फॉर्मूलाज एग्जैक्टली याद होने चाहिए। म्यू नॉट एन आई बाई 2 इसी का जो है आधा होगा, ठीक है? सो इट इज प्रिटी इजी, नथिंग दैट डिफिकल्ट, ऑलराइट? चला जाए आगे। ओके, नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है? सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, दैट दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, राइट? प्लीज डू रिमेंबर दैट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता है कि कहीं से ओरिजिनेट कर रही है, कहीं और जाकर के टर्मिनेट कर रही है, राइट? यहाँ पे तुम्हारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज नो सच ओरिजिनेशन और एंड टर्मिनेशन ऑफ द फील्ड लाइंस,
राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्लोज लूप बनाती है, राइट। ओके, so magnetic field lines are imaginary lines around the source of a magnet or any magnetic substance, ठीक है। magnetic field lines helps us understand the behavior of magnetic poles and magnetism. तो magnetic field lines are the imaginary lines outside a magnet that are helpful to explain the properties of a magnet. अब देखो ये बार बार जो है बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, बेसिकली तुमसे ये बोलना चाहता है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है टू दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे ही हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, राइट, हाँ है ना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमें कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम बस टेंजेंट बना देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पॉइंट पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी तो टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे बताना है कैसी होगी तो ऐसे आएगी, राइट, इस पॉइंट पे बताना है तो टेंजेंट बना दो, है ना। टेंजेंट बना करके हम डायरेक्शन सीधा सीधा बता सकते हैं, इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट, राइट, नथिंग टू डिफिकल्ट। अच्छा, एक और चीज तुम ध्यान से देखोगे कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा है व्हेन वी कंपेयर्ड इट विद द व्हेन वी रोट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ है ना। जब हमने इसको मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में लिखा तो हमने कहीं ना कहीं एक रिलेशन तो देख ही लिया विथ द बार मैग्नेट, हाँ है ना, ठीक है। एनीवेज आगे चलो। अब देखो यूजुअली तुमसे पूछा क्या जाता है, पूछा तुमसे ये जाता है कि यार फील्ड जो है वो कैसे निकालोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दी गई है, तो ऑब्वियसली इट इज अ टेंजेंट। एंड ऑब्वियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, ऐसा मत सोचना कि आदि भाई इतने आसान सवाल थोड़ी आएंगे मेंस में, आते हैं, आते हैं, फिजिक्स में तो स्पेशली आते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी, सेम चीज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख रखी है। फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फील्ड लाइंस क्रॉस कर लेंगी एक दूसरे को तो वहां पे एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि भाई उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या। मतलब भाई उस पॉइंट पे मान लो मैं कंपास रखना चाह रहा हूं तो कंपास पॉइंट किस डायरेक्शन में करेगा भाई, हाँ है ना। तो इट कैन नॉट, नो फील्ड लाइंस कैन, नो टू फील्ड लाइंस कैन एवर क्रॉस ईच अदर, वो ध्यान रखना। एंड फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, ठीक है, उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड क्विकली टॉक अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ or circuit is mu naught times the total current crossing the area bounded by the closed path, provided the electric field inside the loop remains constant. Okay, ये कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता रहा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये हम लोग एक्चुअली ईएमआई में चल के आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो वहां पे तुम्हें ध्यान रखना है, इन चीजों का बस ध्यान रखना है। इन जेई मेंस तुम्हें वही वाले केसेस मिलेंगे जहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ताकि तुम अच्छे से इसको अप्लाई कर पाओ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब इसका ही जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है बी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई नेट। अब ये हम लोग कब कर सकते हैं, तुम कॉमन सेंस भी यूज करो। अगर देखो, अगर मैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल को डायरेक्टली बी एल लिख पा रहा हूं तो क्या यहाँ पे चीजें होंगी। सबसे पहला यार आदि भैया, ये जो कॉस वाला फैक्टर था वो तो गायब ही आपने कर दिया, कॉस वाले फैक्टर को क्या हुआ। तो यार हर जगह पे एट एवरी पॉइंट, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज लूप बी इज पैरेलल टू डीएल, राइट। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एट एवरी पॉइंट तुम्हारा जो एंगल बन रहा है ना वो जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बात कर रहे हो एक करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। सो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस करता है, और अगर मैंने ऐसी ही एक पाथ ले ली, एक क्लोज पाथ ले ली, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि यार इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे इस पाथ के पैरेलल ही रहने वाला है, है ना। तो ये कॉस वाला फैक्टर जो है कहीं ना कहीं हमारा निग्लेक्ट हो जाता है, निग्लेक्ट नहीं होता है, मतलब हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। और उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने फिर सबसे पहले तो हमने कॉस वाला फैक्टर उड़ा दिया, ठीक है। फिर हमारे पास बचेगा क्या, फिर हमारे पास बचेगा बी एंड डी एल। अब देखो बी इंटू एल अगर आ रहा है तो बी मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट,
क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर उस क्लोज पाथ के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, तो यार उस चीज को फिर मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखो वैसे भी मैंने जो मेरे पास एंगल वाला इशू आ रहा था वो तो मैंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया, है ना। एंगल वाला इशू तो मैंने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड वाला जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं ऐसा क्लोज पाथ लिया हूं जहां पे पैरेलल तो है ही, बट उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है ना, एट एनी पॉइंट इन दैट क्लोज लूप विल बी द सेम। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, उसके वजह से ये जो बी है वो बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन के, एंड यू कैन देन फर्दर इंटीग्रेट डीएल, और इंटीग्रेट करोगे डीएल को तो तुम्हें एंटायर पाथ की लेंथ ही मिल जाएगी, हाँ या ना। you'll get the entire path length। सिंपल सी बात है। अबे क्या है भाई, इसमें कुछ है क्या, इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट? इट्स नथिंग डिफिकल्ट। जैसे लुक एट दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यही इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर द क्लोज्ड पाथ फॉर द लूप्स L1, L2 एंड L3। ठीक है, L1, L2 एंड L3 के लिए जो है मुझे इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालना है ओवर द एंटायर लूप, एंड द सेंस ऑफ डीएल इज मेंशन्ड इन द फिगर। तो हमें उस डायरेक्शन को ही अपना पॉजिटिव मान के चलना है। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं L1 के साथ। अभी जो L1 वाला लूप है वो कुछ ऐसा है। अब तुम देखो ये कौन कौन से करंट्स को एनक्लोज कर रहा है। तो सबसे पहले तुम बोलोगे आदि भैया I1 को एनक्लोज कर रहा है और I2 को एनक्लोज कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर दैट लूप इज गोइंग टू बी व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। ये तो हमने अभी जस्ट सीखा है, राइट। ये तो हमने अभी जस्ट सीखा है। अब आई एनक्लोज्ड यहाँ पे क्या है, I1 एंड I2। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आदि भैया किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव ले। अरे तो मेरे प्यारे भाई, इन्होंने खुद ही तो तुम्हें बता दिया किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है। इन्होंने सेंस ऑफ वो दे दिया है, डायरेक्शन ऑफ डीएल दे दिया है। और वो कैसे है वो तुम अगर देखोगे तो इट इज लाइक दिस, है ना, इट इज लाइक दिस। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो हमारे पास यहाँ पे I1 होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो हमारे पास I2 होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्या ये चीज समझ में आया? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें डायरेक्शन दे दिया है। तुम देखोगे तो डीएल की जो डायरेक्शन है वो तो तुम निकाल सकते हो ना क्लोज पाथ पे कहीं पे भी, हाँ या ना, राइट। सो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि हमें जो है ना ऊपर वाले करंट्स को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले करंट्स को नेगेटिव लेना है। तो व्हाट विल दैट टर्न आउट टू बी, दैट विल टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक म्यू नॉट इनटू I1 माइनस I2। ठीक है, इजी। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग फॉर L2। ये वाले लूप के लिए भी करेंगे। अब इस वाले लूप के लिए भी तुम देखोगे तो जितने भी ऊपर की तरफ करंट्स है उनको पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ को नेगेटिव लेना है। तो वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू, देखो I1 को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, I2 को नेगेटिव लेंगे एंड I4 को वापस से पॉजिटिव लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप 3। लूप 3 का तो डायरेक्टली आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इट इज एनक्लोजिंग नो करंट। कोई भी वायर इसमें से जा थोड़ी रहा है ना। इट इज नॉट एनक्लोजिंग एनी करंट, राइट। सो इट्स प्रीटी इजी, नथिंग टू डिफिकल्ट। चला जाए आगे। Alright, so now let's go ahead and look at some more formulas. So, application of Ampere's law to a hollow current carrying infinitely long cylinder. तो जब भी हम लोग बात करते हैं, ये सबसे पहले हॉलो की बात हो रही है, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है। हॉलो सिलेंडर के लिए एट अ पॉइंट आउटसाइड तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट टर्न्स आउट टू बी द सेम एज दैट जो कि तुमने स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग रॉड के लिए देखा था या कंडक्टर के लिए देखा था। फाइन, ओके, इट्स द सेम रिजल्ट। और तुम ये नोटिस भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो पहली बात सिमेट्री है, राइट, एंड दोनों के लिए जो तुम एम्पियर्स लूप बनाओगे वो भाई सेम ही है, राइट, सेम ही प्रकार का आ रहा है ना। हाँ, अब जब हम लोग बात करते हैं एट अ पॉइंट इनसाइड, अब मेरी प्यारी बात बोल मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो। अगर हम लोग बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में, ठीक है, ये टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वी आर लुकिंग एट अ टॉप व्यू, मतलब समथिंग लाइक दिस। अपनी आंखें तुमने यहाँ पे डाल दी, हम लोग टॉप व्यू को देख रहे हैं। अब जो जितनी भी करंट है वो तो यहाँ पे फ्लो कर रही है ना, आउटर सरफेस पे फ्लो कर रही है, कोई भी करंट अंदर तो है ही नहीं। तो अंदर अगर मैं चाहे कैसा भी एक लूप बना लूँ, इट विल नॉट एनक्लोज एनी करंट, एंड इफ इट डज नॉट एनक्लोज एनी करंट देन देयर कैन नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अंदर का जो जितना भी पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रहने वाला है, जैसे तुम ये ग्राफ को भी देख पा रहे होगे। सो R इज इक्वल टू R तक, ये R क्या है, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस,
राइट, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस। सो जैसे जैसे वो तुम बाहर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे यू आर गोइंग आउटवर्ड्स, वैसे वैसे जो है ऑब्वियसली वाइल यू आर स्टिल विद इन द हॉलो सिलेंडर वो जीरो ही होगा, बट वंस यू गो आउट वो 1/r से ऐसे डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, pretty simple, nothing too complicated. Now let's go ahead and talk about a solid current carrying infinitely long cylinder. तो हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो है करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, नो चेंज इन करंट डेंसिटी। इस केस में जो है तुम्हें ये फॉर्मूलाज सीधा सीधा याद होना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज। सो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, उसके अलावा तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद हो, मतलब दोनों फॉर्मेट में तुम्हें याद होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस इन बोथ द फॉर्मेट्स, क्योंकि इफ यू रिमेंबर इट इन बोथ द फॉर्मेट्स तो भाई ठीक है, तब चिल है भाई, हो जाएगा आराम से। ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो, सो when you look at the magnetic field at a point inside the solid current carrying long cylinder, then obviously तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा कि वो जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, राइट? हाँ है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी डेरिवेशन तक लिख रखी है, तो वो लीनियरली वेरी कर रहा है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारी ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज इंक्रीजिंग, वैसे वैसे तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है दैट इज इंक्रीजिंग, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। बट once you go outside, right, once you go outside it starts to decrease, right, and again वो 1/r से गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1/r से गिरना शुरू हो जाता है। तो आई होप दिस एंटायर थिंग इज कंप्लीटली क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और ये जो रिजल्ट है वो वापस से सेम ही आता है जो हमने अभी जस्ट डिराइव किया था फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन सोलेनॉइड्स। तो अब देखते हैं सोलेनॉइड्स में और हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। सो अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर टाइटली वाउंड इन हीलिकल फॉर्म। हीलिकल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, स्प्रिंग सॉर्ट ऑफ, तुम सोच सकते हो, राइट? सो द फिगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। We see that if the turns are closely spaced, the resulting magnetic field inside the solenoid becomes fairly uniform. ठीक है, हाँ है ना, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये शादी भैया। अब देखो, provided that the length of the solenoid is much greater than its diameter. For an ideal solenoid, which is infinitely long with turns tightly packed, the magnetic field inside is uniform and parallel to the axis and vanishes outside the solenoid. This is something that I want you guys to think of and comment. Comment करो कि ऐसा क्यों होता है? Can you prove this? Can you prove this? Comment how. ठीक है, अब हाउ मत कमेंट कर देना इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं भाई। ओके, सो नाउ अगेन, सो तुम्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड निकालना है यूजिंग द एम्पियर्स लॉ, तो वैसे भी तुम निकाल सकते हो। तो मान लो हमने जो है एक ऐसा क्लोज लूप ले रखा है, ठीक है, वी हैव टेकन अ क्लोज लूप लाइक दिस। अब हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो तो ऐसे पैरेलल है टू द एक्सिस, राइट? हम लोग आइडियल सोलेनॉइड लेके चल रहे हैं, आइडियल सोलेनॉइड विच इज अ लॉन्ग टाइटली पैक्ड सोलेनॉइड, राइट? तो अंदर तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस। तो हमने जो है क्या किया है, हमने कुछ ऐसा एक क्लोज लूप ले रखा है। वी हैव टेकन अ क्लोज लूप समवॉट लाइक दिस। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर मैंने ऐसा एक क्लोज लूप ले रखा है तो तुम ध्यान से देखो ना, इस पाथ का जो है, अगर मान लो मैं वही यहाँ पे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट आई एन क्लोज कर रहा हूँ, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। ओके, सबसे पहली बात, इस पर्टिकुलर पाथ में, इसको मान लो मैं पाथ 1 बोल रहा हूँ, दिस पाथ इज पाथ 1। आई कैन से पाथ 1 में जो है तुम्हारा बी डॉट डी एल का जो इंटीग्रल है दैट विल बी जीरो, राइट? दैट विल बी जीरो। एंड वाई विल दैट बी जीरो? इट विल बी जीरो क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पाथ 2 को अगर मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज माई पाथ 2, यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी ये जीरो ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये जीरो ही होगा। ऑलराइट, दिस विल स्टिल बी जीरो। व्हाई विल इट स्टिल बी जीरो? क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर, हाँ है ना, हर पॉइंट पे इट इज परपेंडिकुलर। सिर्फ 3 पे तुम बोलोगे, सिर्फ 3 पे तुम्हारा b इंटू एल जो है वो आएगा लाइन इंटीग्रल। ठीक है, वो आएगा लाइन इंटीग्रल b इंटू एल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक तो पैरेलल भी है
ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक तो पैरेलल भी है ऐसे ऐसे, है ना, और डी वो पैरेलल टू डीएल है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है, फील्ड स्ट्रेंथ जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ओवर दैट एंटायर पाथ, तो वो बी एल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला भी वापस से जो तुम्हारा फोर्थ वाला है वो भी वापस से जीरो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल का वैल्यू। तो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू सिर्फ तुम्हारा ओवर दिस एंटायर क्लोज पाथ इज जस्ट बी एल, तो उसको इक्वेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सो लाइक आई सेड, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा म्यू नॉट एन आई बाई एल, वहां पे जो हमने एन कैपिटल एन यूज किया था दैट वाज नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट वाज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है छोटे एन से, तो कंफ्यूज मत होना, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। अब इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट में एग्जैक्टली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे वापस से एम्पियर्स लूप एक बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए पहले तुम्हें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों को ये लॉजिकली हिट करता है। लेट्स से तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट वो है, इनफाइनाइट शीट है, और मान लो मैं यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट कोई भी पकड़ लेता हूँ, लेट्स जस्ट से मैं कोई भी एक ऐसा पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैन आई से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ ना कि ये जो शीट है दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऐसा करंट कैरिंग rods, है ना, thin rods, something like that, I can assume, है ना, बोल सकते हैं ना। तो मान लो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से कुछ x डिस्टेंस पे जो है, यहां से x डिस्टेंस पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी आएगी, वो कुछ ऐसी आएगी, है ना। सिमिलरली अगर मैंने यहां से भी जो है x डिस्टेंस दूर देखा, अगर मैंने यहां से भी x डिस्टेंस दूर देखा, तो कहने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी आएगी, राइट, इस डायरेक्शन में, और स्ट्रेंथ दोनों की सेम होगी। तुम देखोगे ऐसा, तुम कोई भी पॉइंट पकड़ लो ना, तुम कोई भी पॉइंट पकड़ लो, चाहे तुम ये वाला पॉइंट पकड़ लो, राइट, ये दोनों पॉइंट्स पकड़ लो, तो इन केसेस में भी क्या हो जाएगा गाइस, इन केसेस में भी क्या हो जाएगा, इन केसेस में भी जो तुम्हारे वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। द कॉम्पोनेंट्स जो ये वाले हैं, ये वाला कॉम्पोनेंट विल कैंसिल आउट। ठीक है, इट विल कैंसिल आउट। ठीक है, सिमिलरली कोई भी पॉइंट तुम नीचे देखोगे तो अगेन इट्स सिमेट्रिक, इट्स जस्ट यू आर लुकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट, बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारा जो फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, राइट। क्या मैं बोल सकता हूँ, फील्ड का डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू द शीट, बोला जा सकता है फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होगा इस शीट के। ठीक है, चिल, इजी, नथिंग टू डिफिकल्ट, है ना, आराम से लिखा जा सकता है। सेम चीज नीचे भी होगा, ऑलराइट, एंड सिंस दिस इज एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, आई कैन ऑल्सो से कि कहीं ना कहीं जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट दोनों तरफ वो इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, राइट, है ना, ड्यू टू सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है यार आदि भैया, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब हमें समझ में आ गया। अब हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने जो है यहाँ पे बस एम्पियर्स लूप बना दिया। तो एम्पियर्स लूप भी हम लोग वैसा ही चूज करेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अब तुम ध्यान से सोचना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये बनेगी टू दिस साइड, राइट, इट विल बी टू दिस साइड एंड दिस विल बी टू दिस साइड, नीचे की तरफ, उधर ऊपर की तरफ, है ना। लूप तुमने बना दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल आएगा क्या आएगा, ये आएगा जीरो, और यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल आएगा दैट विल बी बी एल, और यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल आएगा यहाँ पे भी इट विल बी बी एल, है ना। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, एंड जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द लूप है, क्लोज लूप जो हमने लिया है, राइट। तो उसी से हमें ये अपना मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे एनक्लोज्ड करंट निकालने के लिए हमने एक नया लैम्डा डिफाइन कर रखा है। ठीक है, वी हैव डिफाइंड दैट लैम्डा टू फाइंड द एनक्लोज्ड करंट। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, फाइन। करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे थिन शीट में, जैसा तुम देख सकते हो। हम जो है उसी के लिए एक नया टर्म डिफाइन कर दिया है, लैम्डा, ऑलराइट। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है,
Q इंटू वी क्रॉस बी। तो हमेशा ये चीज को ध्यान रखना कि अगर ये चार्ज है, ये ऐसे मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज होगा लेट्स से -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ध्यान रखना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, ऐसा कुछ। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो बहुत लोग इसको जल्दबाजी में वी क्रॉस बी करके बोलेंगे अंदर की तरफ, बट एक्चुअली में आंसर है बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो तब का केस है जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बट इफ यू हैव अ नेगेटिव चार्ज तो उसकी वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन है रिवर्स हो जाता है, वी क्रॉस बी के ऑपोजिट आएगा, है ना, वी क्रॉस बी के वो ऑपोजिट आ जाएगा। आ गया समझ में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सो नेगेटिव चार्ज के लिए तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वेक्टर फॉर्म में भी घुस जाएगा, तो इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। बट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नाउ यूजुअली तुमसे क्या पूछा जाता है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्योंकि तुम्हें दिया गया है कि तुम्हारा जो एफ वेक्टर है, जो फोर्स है, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी जो है दैट इज ऑब्वियसली जो तुम्हारा फोर्स अल्टीमेटली निकल रहा है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, एंड दैट इन इटसेल्फ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज। ऑब्वियसली या तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा या तो बी क्रॉस वी के डायरेक्शन में होगा। सो द मैग्नेटिक फोर्स कैन डू नो वर्क। क्यों? क्योंकि वो जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, विच इन इटसेल्फ इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट, राइट? वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होती है ना ट्रेजेक्टरी के, राइट? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देयर इज नो फोर्स if the particle is if the particle's velocity is in the same direction as the magnetic field। क्यों? क्योंकि उस केस में तो जो v क्रॉस b बनेगा वो आ जाएगा 0, राइट? बिकॉज v is parallel to b, है ना, तो साइन 0। अब देखो, the force increases with charge, speed and strength of the magnetic field। कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ भी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब जो तुमसे बहुत स्टैंडर्ड सवाल हर साल पूछा जाता है, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, राइट? ऑब्वियसली हर साल एडवांस में नहीं आता, बट ये बहुत बार आया भी है। सो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट सिंस तुम्हारे पास एक पार्टिकल है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, सो व्हेन यू डू वी क्रॉस बी, व्हेन यू डू वी क्रॉस बी, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ध्यान रखना यहाँ पे जो तुम्हारे पास पार्टिकल है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। सो व्हेन यू डू वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी करने पे फोर्स तो ऊपर की तरफ आता है, बट अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। सो नीचे की तरफ तुम्हारा फोर्स यहाँ पे आया। अब अगर मैंने इसको जो है कांस्टेंट वेलोसिटी देके ऐसे फेंका है, राइट? इफ आई हैव गिवन दिस पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी, वो ऐसे मैंने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से, मतलब मान लो उसको मैंने फेंका है, ठीक है, नॉट इवन कांस्टेंट स्पीड से फेंका है। क्या होता है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया। मैंने मान लो उसको फेंका है कुछ स्पीड v के साथ, ठीक है। अब वो स्पीड v नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ डायरेक्शन बदलती है वेलोसिटी की, नॉट दी मैग्नेट्यूड, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलती है एंड नॉट दी मैग्नेट्यूड। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सेइंग कि आदि भैया वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, राइट? क्योंकि वेलोसिटी ऑब्वियसली वेक्टर है, तो अगर उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है तो वो तभी बदल सकती है जब एक्सेलरेशन है। तो ये बोलना गलत होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन, दैट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से, बट saying that it does not change the magnitude of the velocity is appropriate। तो जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पे it is not changing the magnitude, तो फोर्स जो है हमेशा ऐसे इनवर्ट्स लगते जा रहा है, तो ऐसे सर्कल में जो है ये पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इस सर्कल की जो रेडियस है उसको कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, हमें ये पता है फोर्स इस पे कितना लगेगा। तुम बोलोगे आदि भैया क्यू वी वी। अब तुम बोलोगे बट आदि भैया वो क्यू वी क्रॉस बी था ना, आपने साइन वाला कहाँ फैक्टर हटा दिया? अरे साइन 90 है ना मेरे भाई, लुक एट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो क्यू वी बी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। जैसे तुम कोई भी सर्कुलर मोशन का बेसिक सवाल सॉल्व करते हो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब तुम क्या करो, यहाँ से v से v हटाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ये चीज तुम्हें रटी होनी चाहिए, ऑलराइट, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो अगर मैंने ज्यादा स्पीड के साथ फेंका है ना, अगर मैंने इसको ज्यादा स्पीड के साथ फेंका इस चार्ज पार्टिकल को, तो वो ज्यादा बड़े रेडियस के सर्कल में घूमेगा,
और अगर मैंने उसको कम स्पीड के साथ फेंका तो कम रेडियस के सर्कल में घूमेगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो तुम्हारा टाइम पीरियड है ना, वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं, वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, राइट। व्हाट अ क्रेजी थिंग आती भैया। बट तुम अगर ध्यान से सोचोगे तो कैन आई नॉट राइट कि जो तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन है दैट विल बी इक्वल टू 2πr/v, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है और सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr है। तो अब रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा 2π, और आर क्या था हमने अभी जस्ट निकाला है mv/qb। और अगर तुम ध्यान से देखोगे v से v कट जाएगा, सो 2πm/qb। तो जिन स्टूडेंट्स को ये चीज याद रहेगी वो एकदम तेजी से आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत बार तुम्हें ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये है, या उसको मैंने स्पीड ये दे दिया है, और दूसरा मान लो मैंने एक प्रोटॉन रख रखा है ना, तो वो ऐसे रेशियो वाले सवाल पूछते हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें जितनी याद रहेगी उतनी तेजी से तुम ऑब्वियसली वो सॉल्व करोगे, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, और ये छोटे छोटे पॉइंटर्स भी तुम्हें याद रखने की, चाहे किसी भी स्पीड के साथ तुम फेंको चार्ज पार्टिकल को, टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा अगर उसकी मास और चार्ज जो है वो सेम है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम है, क्योंकि वो इन चीजों पर डिपेंड करता है, नॉट द स्पीड, है ना। सो द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, क्योंकि वो बस उसका रेसिप्रोकल होता है, राइट। सो एज लॉन्ग एज उसका मास, चार्ज और जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो सेम है, तो भाई फर्क नहीं पड़ता तुम किस स्पीड के साथ फेंक रहे हो, उनका जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम ही होने वाला है। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हीलिकल मोशन तुम्हारा होता है। अगर मान लो यही जो तुम्हारे पास एक चार्ज है उसको तुमने एक एंगल पे फेंका है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है भाई, दो कंपोनेंट ले लो। एक तुम ले लो वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट विल टर्न आउट टू बी व्हाट, v cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर। अब तुम लॉजिकली सोचोगे जो तुम्हारा v cos थीटा वाला है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इट बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो तुम्हारा v cos थीटा है वो v cos थीटा ही रहता है, वो बस इस पार्टिकल को आगे मूव कराते जा रहा है, ठीक है। वो जो v cos थीटा है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो बस उसको आगे मूव कराते जा रहा है। बट जो तुम्हारा v sin थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो है वो इसको ऐसे गोल गोल घुमाता है इस पार्टिकल को। तो कंबाइंड मोशन इस पार्टिकल का कैसा लगेगा कि यार गोल गोल तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ आगे भी बढ़ता जा रहा है, गोल गोल घूम ही रहा है उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है, हाँ है ना। सो अब अगर तुमसे पूछा जाता है, इसका एक बहुत अच्छा सवाल होता है, वो तुमसे बोलते हैं पिच निकालो। अब पिच क्या होता है, पिच इज नथिंग बट ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है, राइट, ये जो दूरी है, अब तुम सोचोगे आदि भैया कौन सी दूरी यार, बेसिकली जब ये ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है और आगे भी जाता जा रहा है, राइट, इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे व्हेन इट रीचेस द सेम पॉइंट इन द सर्कल, ठीक है, चाहे तुम इस पॉइंट की बात कर लो या चाहे तुम इस पॉइंट की बात कर लो, इन सब की दूरी जो है ना सेम रहेगी, ठीक है, इनकी दूरी जो है सेम रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे v cos थीटा वाला जो फैक्टर है वो सेम है, और प्लस पार्टिकल को उस सेम पोजिशन पे सर्कल में पहुंचने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है। तो ये जो पिच है वो किसके बराबर होगा, ये पिच हो जाएगा v cos थीटा इनटू जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते थे, टाइम पीरियड वाज 2πm/qb, राइट। सो बस तुम इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो 2πm/qb से, ठीक है। आया कि नहीं बताओ, आ गया कि नहीं। सो बेसिकली 2πm/qb into v cos theta is equal to the pitch. So pitch of helix described by charged particle is defined as the distance moved by the center of circular path in time in which particle completes one revolution. ठीक है, तो या तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि सेंटर कितना अपना मूव किया, या तो तुम ये बोल सकते हो एनालोगस उस पोजीशन पे पहुंचने पे दूरी कितनी अब इफेक्टिवली हो गई है, राइट फाइन। सो इतना कुछ बड़ा बात नहीं है, इट्स प्रीटी सिंपल, ऑलराइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलराइट। सो व्हाट इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंस फोर्स के बारे में, इवन दो वी विल नॉट गो इनटू एज मच डेप्थ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेंस का क्रैश कोर्स है और उसमें भी थियोरी वाला क्रैश कोर्स है, तो जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे थियोरी वाले सेगमेंट रेलेवेंट टू मेंस खत्म करना चाहते हैं, राइट। सो basically when the particle when a charged particle
इज सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें कुछ नहीं, जो हमारे पास इफेक्टिव फोर्स आता है ना, वो हमें दोनों को कंबाइन करके लेना है, ठीक है। वो हमें दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, एंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों को ही हमें ऐड करना है, राइट, उन दोनों को ही हमें कंसिडर करना है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कि तुमने कभी कभी ये तो सोचा होगा ना कि यार बट आदि भैया, वेलोसिटी जो है वो तो फ्रेम डिपेंडेंट है ना, वेलोसिटी जो है वो तो फ्रेम डिपेंडेंट है। मतलब अगर वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं ना कि मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी फ्रेम डिपेंडेंट है, right? If velocity itself is frame dependent, then I can say that my magnetic force is also frame dependent. और उसी प्रकार से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी मेरा फ्रेम डिपेंडेंट होता है, वो भी मेरा फ्रेम डिपेंडेंट होता है, जो कि तुम EMI में हो सकता है थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे। इफ यू हैव एक्चुअली स्टडीड वेल फॉर JEE एडवांस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इफ यू हैवंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ये सब चीज तुम्हें पढ़ा पाऊँ एकदम अच्छे से, राइट। सो अब ये चीज तुम्हें क्लियर है, राइट। So even though the electric force and the magnetic force itself are frame dependent forces, right? But जो तुम्हारा Lorentz force आता है, that is independent of the inertial frame. ठीक है, it is independent of which inertial frame you are talking about. ठीक है, किस inertial frame से तुम निकाल रहे हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैग्नीट्यूड आएगा लॉरेंस फोर्स का वो सेम ही आएगा, इट विल गिव द सेम फिजिकल मोशन, ऑलराइट, इट विल गिव द सेम फिजिकल मोशन। सो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्प्लिट इनटू, जो तुम स्प्लिट देख रहे हो ना, जो स्प्लिट क्या हो रहा है आदि भैया, क्या बोल रहे हो, क्या स्प्लिट? स्प्लिट एज इन ये फोर्स को तुम देख सकते हो ना, फोर्स दो हिस्सों में बना है, राइट। एक उसका इलेक्ट्रिक वाला पार्ट, एक उसका मैग्नेटिक वाला पार्ट। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो स्प्लिट है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है फ्रेम पे, बट जो कंबाइंड लॉरेंस फोर्स है ना, दैट इज सेम इन ऑन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, थियोरेटिकल सवाल इसका बहुत बढ़िया बन सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, एंड इफ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस, देखो इन सब टॉपिक्स पे मुझे डिटेल वीडियो बनाने में कोई इशू नहीं है, आई लव इट, बट एट द एंड ऑफ द डे उसमें व्यूज नहीं आते तो चैनल और डाउन हो जाता है, तो इसलिए मैं ये सब बनाता नहीं। आई नीड टू मेक वीडियोस दैट एक्चुअली द क्राउड वांट्स टू वॉच, वरना यूट्यूब उसका प्रमोट करेगा नहीं। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू केसेस। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड साथ में है तब क्या हो सकता है। मान लो हम लोग कोलिनियर वाला केस ले रहे हैं कि जहां पे तुम्हारा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ऑल थ्री आर पैरेलल, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होगा, और जो तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल है उसको सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, हमने जो है हमने चार्ज पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी दे दी है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको एक्सेलरेट करेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा इसके वेलोसिटी का, चार्ज के वेलोसिटी का, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो उसके ऑपोजिट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक ये तुम्हें समझ में आएगा ही। अच्छा, दूसरा केस, ये वाला केस आई डोंट नो स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं इस वाले चीज़ में, देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड हियर। देखो, जो हमने हेलिकल मोशन में देखा था कि तुम्हारा जब वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल विथ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें हम लोग दो कंपोनेंट लेते थे वेलोसिटी का, राइट। एक कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो उसको आगे मूव कराता था, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था वो उसको गोल 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 घुमाता था, राइट। इस पर्टिकुलर केस में जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एंड एट द सेम टाइम आर पैरेलल, फिर अगर मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी को जो है, इफ आई मेक सम एंगल थीटा विथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो वापस से फिर मैं जो है वेलोसिटी को तोड़ दूंगा दो कंपोनेंट्स में, एक विच इज पैरेलल टू ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, और दूसरा विच इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा
उस पे क्या होगा, उस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड उसको पार्टिकल को गोल गोल घुमाना शुरू कर देगा, है ना, सिंपल सी बात है। और जो तुम्हारे पास उसका एक्स कंपोनेंट है, या तुम बोल सकते हो जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर तो कुछ नहीं कर पाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उस पर अपना इफेक्ट शो करना शुरू करेगा। कैसे शो करेगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको फर्दर एक्सेलरेट करता जा रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहा है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस नहीं लिए थे, वहां पे हमारा पिच जो है वो कांस्टेंट होता था। यहां पे अब हमारा पिच जो है वो इंक्रीज करता जाएगा टाइम के साथ, राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो यार जो उसका लेट्स से वी नॉट कॉस थीटा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वो कांस्टेंट रहता, मतलब वो पिच है वो सेम रहता, राइट। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसको फर्दर एक्सेलरेट करता जाएगा, और जो उसकी कंपोनेंट थी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी, तो पिच जो है इफेक्टिवली बढ़ता जाएगा। और वो पिच कितना बढ़ता जाएगा, तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम ये बोलोगे कि यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये बताना है कि एक्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम लोग वो निकाल सकते हैं, है ना। एक्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया हम लोग वो निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट इट राइट। ठीक है, तो मुझे ये बात बताओ कि क्या यहाँ पे टाइम पीरियड जो है, क्या यहाँ पे टाइम पीरियड बदलेगा, क्या यहाँ पे टाइम पीरियड बदलने वाला है कि नहीं बदलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू आंसर। टाइम पीरियड ऑफ व्हाट आदि भैया, टाइम पीरियड ऑफ वो जो सर्कुलर मोशन अपना कर रहा है कि वापस उसको सेम पोजीशन में आने के लिए, राइट, इन द सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली वो सेम पोजीशन में तो नहीं आ पाएगा बिकॉज इट इज मूविंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इन द सर्कल सेम पॉइंट पे आने के लिए उसको जितना टाइम लग रहा था, क्या वो बदल जाएगा कि क्या वो अभी भी सेम रहेगा। सो आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट दिस, वेरी सिंपल है यार, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो केस 3 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार तुमसे पूछा जाता है कि यार व्हाट इफ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिर आदि भैया उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यार वहां पे बहुत ही सिंपल सा तुम्हारे पास रिजल्ट बनता है, यहाँ पे ही तुम्हारे पास इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई थिंक सेलेक्टर वेलोसिटी ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये वेलोसिटी क्या होती है, एट व्हाट वेलोसिटी आई शुड थ्रो द चार्ज पार्टिकल सो दैट जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे एंड इफेक्टिवली जो है यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, राइट। अल्टीमेटली वही तुमसे सवाल पूछा जाता है। तो इस केस में क्या करोगे, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को तुम सीधा बोल सकते हो क्या, आदि भैया जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे होगा वो तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। और अगर हम लोग देखेंगे V क्रॉस B करके, अगर हम लोग यहाँ पे V क्रॉस B करेंगे तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी हमने ऐसे दिया, तो तुम देख ही पा रहे होगे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द स्पीड एट विच आई शुड थ्रो दिस, वेलोसिटी तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है, डायरेक्शन तो उसका पता ही है, स्पीड एट विच आई शुड थ्रो दिस, राइट। तो कितने स्पीड पे थ्रो करोगे, तो दे मस्ट बी इक्वल, सो क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू क्यू वी बी, एंड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे v इज इक्वल टू ई बाई बी। सिंपल सी बात है, उतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट पे फोर्स कैसे लिखते हैं, उस एलिमेंट पे अगर मुझे फोर्स लिखना है तो उस फोर्स को हम लोग लिखते हैं आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसी से हमें डायरेक्शन भी मिलता है। डीएल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो तुमने डीएल लिया है दैट इज इन, लेट्स से करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो डीएल क्रॉस बी जब तुम करने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आउट ऑफ द प्लेन जो है इस पे ऐसा एक फोर्स लगेगा। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, कोई भी उतना डिफिकल्ट चीज तो नहीं है भाई मेरे हिसाब से। ऑलराइट, सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो पैरेलल कंडक्टर्स जो है ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। इसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर। अब मान लो हमें फोर्स निकालना है कुछ डेल्टा एल लेंथ का ऑफ वायर टू, ठीक है, डेल्टा एल लेंथ का ऑफ वायर टू, तो मान लो इतने लेंथ के लिए मुझे निकालना है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ डेल्टा एल। तो मुझे पता है उसको कैसे निकालोगे, we need to do something like df is equal to I into dl क्रॉस b, है ना, यही अल्टीमेटली बोला जा रहा है, यही अल्टीमेटली हमसे बोला जा रहा है, राइट।
तो अब बस मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस, यहां पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो करंट है इट इज कैरिंग द करंट इन दिस डायरेक्शन, सो डीएल जो मेरे पास बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो डीएल क्रॉस बी तुम देख रहे हो, इट्स एक्चुअली एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज एक्चुअली एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली देखेंगे कि यार ये जो एक तो पहली बार जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो थ्रू आउट दैट अदर वायर इट रिमेन्स द सेम, राइट। जो मैग्नीट्यूड है थ्रू आउट दैट अदर वायर इट रिमेन्स द सेम। तो डायरेक्टली फोर्स लिखने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आई विल राइट इट एज I2 इंटू डेल्टा एल इंटू बी, ये हो जाएगा फोर्स। बट तुमसे क्या पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो उसको कैसे लिखते हो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। कॉमन सेंस अगर तुम लगाओगे तो when both the conductors are carrying the current in the same direction, जब दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वहां पे एक तुम बोल सकते हो रिपल्सिव फोर्स होता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहां पे तुम्हारे पास एक सवाल है, इस क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला जा रहा है, कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब दिया गया। सिंपल सी बात है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेट, यहां से गो एट सम एक्स डिस्टेंस दूर, एक एलिमेंट dx विड्थ का कट करो, इस पे फोर्स निकालो। तो ये मैं dl बोल सकता हूँ, कैन आई से दिस इज माय dl, राइट, जिसको हम लोग अभी तक करंट एलिमेंट बोलते आ रहे हैं। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, क्या वो अंदर की तरफ बनेगा, है ना, सिंपल सी बात है, यस। तो कैन आई से कि यार इसके वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द टोटल फोर्स दैट दिस पर्टिकुलर वायर इज फेसिंग, क्या मैं वो लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। कैसे लिखोगे, यू विल राइट, इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना है इस वायर की वजह से, तुम बोलोगे आदि भाई इट विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πx, है ना, ये लिख दोगे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πx इनटू, तो ये तो तुमने b लिख दिया, अब तुम्हें dl लिखना है। dl क्या हो जाएगा, dl यहाँ पे हो जाएगा dx, और करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा I, है ना। और इसी चीज को मार दो इंटीग्रेट, कहां से कहां मारोगे, तो अगर ये L/2 है और ये पूरा चीज L है तो ये क्या हो जाएगा, L/2 से लेकर के 3L/2, है ना, फाइन। तो यहाँ पे एक तो मुझे क्लियरली दिख रहा है लॉग आएगा, ऊपर से 3 आएगा, तो बी सही आंसर होना चाहिए। तो देख लो बी ही तुम्हारे पास सही आंसर आएगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू इंटीग्रेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन दो जो तुम्हारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का थ्रू आउट दिस एंटायर वायर दैट वाज सेम, दैट वाज डाउनवर्ड्स, बट जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का थ्रू आउट दैट एंटायर वायर दैट इज डिफरेंट, राइट। तो इसीलिए हमें एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ा। फाइनली लेट्स गो एंड टॉक अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही सिंपल सा फंडा है। बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हारे पास, सो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो जो भी तुम्हारे पास करंट है ना, जो भी करंट, मान लो ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप में कितना करंट इस एरिया को एनक्लोज कर रहा है, राइट। लेट्स से आई करंट इज एनक्लोजिंग दिस एंटायर एरिया एंड लेट्स से एरिया सम ए। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं काउंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स अगर डालने तो इंटू एन कर देना, दैट्स इट, सिंपल सी बात है, इंटू एन कर देना। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर I current is enclosing this area A, so I into A will be the magnitude of this magnetic moment, है ना। I into A यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। एंड सिंस दिस इज अ वेक्टर, डायरेक्शन कैसे लिखोगे, डायरेक्शन लिखने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो। तो जिस डायरेक्शन में, जिस प्रकार से और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा यहाँ पे करंट जो है लूप में घूम रहा है, उसी में तुम्हें अपने थंब को फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। सिंपल सी बात है, नथिंग टू डिफिकल्ट। क्या ये चीज समझ में आ गई सब? आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे तुम टॉर्क निकाल सकते हो, टॉर्क इन अ करंट लूप। अब देखो करंट लूप में टॉर्क कैसे निकालते हो, हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं ना, हम लोग इंडिविजुअल वायर सेगमेंट्स पे जो है फोर्स को देखते हैं, फिर हम लोग टॉर्क लिखते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से इतना फालतू का तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम देख सकते हो यहाँ पे तो पूरा डेरिवेशन मैंने रखा हुआ है कि कैसे कहाँ पे क्या होता है। बट आई थिंक अगर तुमने बेसिक मैकेनिक्स भी पढ़ रखी है तो तुम्हें टॉर्क निकालने में तो कोई इशू नहीं होगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू m क्रॉस b। जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला था, जिस प्रकार से
तुम्हारा जो डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलाइन करने का कोशिश करता है उसके साथ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डाइपोल को जो है अलाइन करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से यहां पे जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो तुम्हारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट ट्राइज टू अलाइन दिस मैग्नेटिक मोमेंट। आएगी नहीं समझ में? सिंपल सी बात है, कुछ भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल। टॉर्क कैसे निकालोगे? वहां पे हम लोग पी क्रॉस ही करते थे, यहाँ पे एम क्रॉस भी कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है, एम निकालना आसान है। एम कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? जितनी करंट इनक्लोज कर रही है इनटू जितना एरिया है इनक्लोज हुआ है, राइट? ठीक है। और डायरेक्शन निकालने के लिए, तुम्हें बस अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ कॉइल, अगेन वेरी सिंपल। यहां पे मैं तुम्हें बार बार यही बोलता हूं, आई थिंक ये मैंने 2-3 बार ऑलरेडी बोल दिया इसी कोर्स में अकेले, कि हमें पोटेंशियल एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो तुम रेफरेंस अपना क्या चूज कर रहे हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। यू विल नेवर गेट रॉन्ग आंसर इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इफ फॉर वट एवर रेफरेंस यू चूज, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि क्या तुमने ये जो चेंज है उस चेंज को सही से लिखा है कि नहीं। That change in potential energy, have you written that properly or not? That is what matters. तो उसी प्रकार से अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है, the work done required, right? The work done required to rotate a loop in uniform magnetic field through an angle theta, ठीक है, about its axis। तो भाई हम लोग उसको ऐसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, टाउ डी थीटा करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जितना भी तुमने उसको घुमाया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, और अगर तुमने आई एम ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स जो कि अभी अनअकैडमी पे हो रहा है नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। ऑलराइट, मेक श्योर कि जो प्रॉब्लम सेट है उसको तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, ताकि कल जो हमारे पास डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में तुम ब्लैंक ना हो, क्लूलेस ना हो। होपफुली वहां पे जो है तुम सब कुछ एकदम अच्छे से समझ पाओगे, राइट। एंड मेक श्योर कि यार तुम जो है ये लेक्चर हो या फिर वो जो लाइव स्ट्रीम है, इवन दो इट्स फ्री कंटेंट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बहुत अच्छा कंटेंट तुम्हें दिया जा रहा है। मेक श्योर टू फॉलो इट इन अ कंसिस्टेंट मैनर, इन अ डिसिप्लिन मैनर, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हारी कोचिंग हो तो लाइव तुम उस मोमेंट पर ना देख पाओ, बट उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फंडामेंटल्स मोर और लेस क्लियर है, और अगर वो 30-40 नंबर भी स्कोर कर रहा है फिजिक्स में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ उस आदमी को मैं 80 से 90 पे खींच दूंगा, इफ ही जस्ट फॉलोज दिस कोर्स प्रॉपरली। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स हिट कर पाए। थैंक यू एवरीवन एंड लव यू ऑल, बाय बाय।